हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीओसी का नेक्स्ट पार्ट रिएजेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, खास करके जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है उसके लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रिएजेंट। दरअसल में रिएजेंट है क्या? देखिए, रिएजेंट ऐसे स्पेसीज को कहते हैं जो कि रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि उसका प्रोडक्ट होगा क्या। ठीक है, व्हाट इज रिएजेंट? सो लेट्स स्टार्ट। रिएजेंट का डिफिनीशन पहले हम लोग लिखेंगे। व्हाट इज रिएजेंट? The reagent are those substance which decide product of any reaction. Reagent are those substance which decide product of any reaction. Product of any reaction. रिएजेंट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अब ये रिएजेंट तीन तरह के होते हैं। सो वी कैन राइट हियर रिएजेंट हैज 3 टाइप्स। तीन तरह के रिएजेंट्स होंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल। एंड थर्ड, एम्बीफाइल। एम्बीफाइल। यही तीन तरह के रिएजेंट्स आपको रिएक्शन में देखने को मिलते हैं, और इस तीनों रिएजेंट को पढ़ने के बाद आपको रिएक्शन काफ़ी इजी हो जाता है। शुरू से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इसका है इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, देखिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइल स्टैंड्स फॉर फिलिक, दैट इज की अट्रैक्शन, एक ग्रीक वर्ड है। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करता है। द स्पीसीज विच अट्रैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन या विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसका डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग species are called electrophile। एक ऐसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन को चाहे, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। अब किसी को इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्यों जरूरत होगा? उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो इलेक्ट्रॉन का कमी है इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं।
इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसमें, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसे हम लेविस एसिड कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेविस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बोल सकते हैं? लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। एसिडिक नेचर मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कमी है, दे हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोफाइल दो तरह से आ सकता है, एक न्यूट्रल और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूट्रल हो सकता है और क्या हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकता है। पहले हम देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को। देखिए, ऑल इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, बहुत अच्छा तरीका है इसको जानने का कि जितने भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल हैं, ऑल इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी के लिए चाहता है कि इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके पास नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करके और वो अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का कोशिश करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, दे आर लविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ही क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे BeCl2, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, बेरिलियम क्लोराइड, BF3, FeCl2, ETC। इन सभी में देख लीजिए, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। BF3 में 3 बॉन्ड बनाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। FeCl2 में 4 होता है। तो ऐसे जितने भी स्पीसीज हैं जिसके ऑक्टेट पूरा नहीं है, दे मस्ट बी इलेक्ट्रोफाइल, वो जरूर से जरूर क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अब आते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसका ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस सेल में है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। क्यों? जैसे CO2 क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, आपको पता है, तो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का कमी आया, इसीलिए इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। या फिर CCl4 आप ले लीजिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे। अब क्लोरीन पर क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, और कार्बन पर क्या होगा? डेल्टा प्लस चार्ज। कार्बन पर होगा डेल्टा प्लस चार्ज, क्लोरीन पर होगा डेल्टा माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का कार्बन से ज़्यादा है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, आप देख सकते हैं, 4 बॉन्ड है, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं, ड्यू टू दिस रीजन हम लोग कहते हैं कि ये कैसा नेचर है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो एक तो वो मॉलिक्यूल जिसके ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। और एक वो मॉलिक्यूल की ऑक्टेट पूरा है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, जो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज पोलराइज्ड करता है, उसके वजह से वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। और ऑल पॉजिटिव चार्ज हम लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जैसे H+, CH3+, Na+, ETC। आप जितने भी पॉजिटिव चार्ज को आप लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे?
इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है तभी पॉजिटिव चार्ज उस पर आया है। अब उस पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए होगा? एक निगेटिव चार्ज, और वो निगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होता है, क्योंकि हर प्लस चार्ज को माइनस चार्ज चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन्स लविंग। ऑल पॉजिटिव चार्ज species are electrophilic in nature. All incomplete octet molecules are electrophilic in nature. Even the molecules having 8 electrons in their valence shell, the central atom having positive charge will act as electrophile. मतलब कि कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज पोलराइज कर रहा है या फिर है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दो सब्सटेंस which are incomplete in octet, which are electron deficient, they are Lewis acid in nature and they are electron loving species. तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है, रिएक्शन में देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब आते रहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का पहचान आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बाद अगला टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस, आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं। न्यूक्लियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस एंड फाइल मतलब फिलिक मतलब अट्रैक्शन, ठीक है। फिलिक मतलब अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस प्लस फिलिक। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मतलब फिलिक मतलब अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करे। अब यहां समझना है कि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कैसे, क्यों? न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कोई स्पेसीज न्यूक्लियस के साथ जाना चाहता है तो सिंपल सा बात है कि जरूर वो माइनस चार्ज होता होगा, जरूर उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता है और कोई पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये निगेटिव चार्ज है तभी ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल निगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, यानी कि आप इसको लेविस बेस कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, ऑक्टेट भी पूरा रहता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा कि द स्पीशीज which is nucleus loving are called न्यूक्लियोफाइल। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड हो। दे आर बेसिक नेचर के होते हैं ये, दे आर बेसिक इन नेचर। इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशीज, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशीज। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये भी न्यूट्रल हो सकता है, निगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। जैसे हम न्यूट्रल का अगर एग्जाम्पल लिखें, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल,
तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अवेलेबल है, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो आप जितने भी मॉलिक्यूल्स लिख पाएँ जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे अमोनिया, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। वाटर, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। NCl3। तो जितने भी लोन पेयर वाले स्पीशीज होंगे वो सब के सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। उसी तरह से निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो निगेटिव चार्ज आप जो भी ले लीजिए, जैसे कि H-, OH-, NH-, CH3-, जो भी ETC कर देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का पहचान करना काफ़ी इजी है। माइनस चार्ज हो, जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो, वो सभी के सभी क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशीज होते हैं, ये लेविस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इसके ऊपर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है, लेविस एसिड जैसा बिहेव करता है, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल में। अब हम बताते हैं एमबी फाइल्स के बारे में। हमने एक एमबी फाइल भी लिखा है। एमबी फाइल बहुत कम यूज होता है, बट ये होता है एमबी फाइल। एमबी फाइल में क्या होता है, हैविंग टू अटैकिंग साइट, हैविंग टू अटैकिंग साइट, हैविंग टू अटैकिंग साइट, मतलब कि इसका एक पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा और दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। वन पार्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड अदर पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक। एक पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक है तो दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल दे रहे थे, जब ये खुलता है इस तरह से, तो देखिए O पर माइनस, इस पर प्लस, ये जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक है, पॉजिटिव चार्ज, और माइनस चार्ज वाला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफाइल को हम कैपिटल ई पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को NU पर माइनस करके हम दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो गया। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करेगा। पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोफाइल, निगेटिव होगा न्यूक्लियोफाइल। एमबी फाइल में क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो दो अटैकिंग साइट होते हैं, जैसे साइनाइड देख लीजिए, इसमें भी दो अटैकिंग साइट है, तो ये एमबी फाइल हो जाएंगे। तो ये हो गया रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स क्या हुआ, रिएजेंट वो है जो डिसाइड करता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, और इसका काम पड़ेगा जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, वहाँ पर ये सब सारी चीज़ का काम पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आपको रिएजेंट्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम OH माइनस की बात करते हैं, OH माइनस, तो आप इसको बेस भी बोल रहे हो, आप इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल रहे हो। तो सवाल ये है कि कब हम OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे और कब हम OH माइनस को बेस बोलेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर OH माइनस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, उसका रिएक्शन किसी कार्बन के साथ हो रहा है, हाइड्रोकार्बन के साथ हो रहा है, तो उस समय हम OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। लेकिन अगर वही OH माइनस कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, H प्लस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो OH माइनस अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करे तो बेस, OH माइनस अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करे तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो यहां पर एक सवाल बनता है, क्वेश्चन टाइप से करके लिखते हैं कि व्हेन डू वी से
OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। कब हम OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, कब हम उसको बेस बोलेंगे? तो देखिए आंसर लिखते हैं इसका, व्हेन OH माइनस react with carbon, then it is nucleophile। तब हम इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। फिर लिखेंगे कि when OH माइनस react with acid या फिर H प्लस, देन इट इज कॉल्ड क्या? बेस। ठीक है, जैसे OH माइनस को हम रिएक्शन कराने वाले हैं, एक बार CH3 प्लस ले लेते हैं और एक बार हम H प्लस ले लेते हैं। तो जब OH माइनस CH3 प्लस से रिएक्शन करेगा तो क्या आएगा? CH3OH, और जब H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O। तो इसीलिए हम OH माइनस को क्या बोलेंगे इस केस में? न्यूक्लियोफाइल, और इस केस में इसको क्या बोलेंगे? बेस। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक कंपटीशन होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। अब एक चीज बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बहुत अच्छा बेस भी हो सकता है। तो गुड बेसेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको, कि गुड बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल बट नॉट ऑलवेज। अब हम आपको कुछ ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर बताने से पहले टॉपिक का हम हेडिंग कर लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। इसी पर हमारा डिस्कशन रहेगा। यही है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। क्या है इसमें? देखिए, हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में आते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम अक्रॉस पीरियड चलेंगे या फिर ग्रुप में हम वेरिएशन देखेंगे। तो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको यहाँ इसको याद रखने चाहिए, काफ़ी इजी हो जाता है। किसी भी सीरीज में आप चेक कीजिए कि वो पीरियड के अलोंग है कि ग्रुप के अलोंग है। अगर पीरियड के अलोंग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर, और अगर ग्रुप में पैटर्न दिया हुआ है तो साइज जो होगा उसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इफ एटम्स आर इन पीरियड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is deciding factor, is deciding factor। ये याद रखना है। अगर पीरियड के अलोंग एटम्स अगर दिए हुए हों तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो होता है डिसाइडिंग फैक्टर। और अगर एटम ग्रुप के अलोंग दिया हुआ है, इफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप, तो इसमें साइज देखना है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हैं। देन साइज इज डिसाइडिंग फैक्टर, साइज जो होगा वो क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर होगा।
जैसे एग्जाम्पल, पहले हम क्या करते हैं, पीरियड के अलोंग ले लेते हैं, जैसे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। जो एक अच्छा बेस होगा उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं अलोंग द पीरियड दिया हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पर क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। और C कार्बन यहाँ पर क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से नहीं देगा, तो इसीलिए ये जो हो जाएगा पुअर बेस हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये क्या हो जाएगा, पुअर बेस। और CH3 माइनस क्या हो जाएगा, गुड बेस। तो आपको बताएं जो बहुत अच्छा बेस होगा वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। और जो अच्छा बेस नहीं होगा वो वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो अगर हम पीरियड में चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट, तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी decreases and basicity also decreases, basicity also decreases। मतलब CH3 बहुत बढ़िया बेस भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा, इस तरह से। तो आप इसे कॉपी करें। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक पीरियड के अलोंग हो गया, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। अब आते हैं अलोंग ग्रुप या इन ग्रुप में आते हैं, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। देखिए यहां का डिस्कशन थोड़ा सा अलग होगा। फ्लोरीन जो है वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन। एक छोटे एरिया में सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। लेकिन आयोडीन क्या है, बिगर, ये बहुत बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल एट द सेम प्लेस। एक ही जगह सारे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे, सो इलेक्ट्रॉन पिक करना बहुत मुश्किल होगा। तो कहते हैं कि जो आयोडीन है ये पुअर बेस है। आयोडीन क्या है, पुअर बेस है। और जो फ्लोरीन है ये गुड बेस है। अभी पीछे देखे थे कि फ्लोरीन एक बहुत ही वर्स्ट बेस था, एकदम बेकार बेस था, लेकिन उसका तुलना जब किससे कर रहे थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से कर रहे थे, वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चल रहा था। यहाँ साइज फैक्टर है, साइज बड़ा होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, साइज छोटा होगा बेसिक कैरेक्टर आपको अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए ये एक गुड बेस है। और आपको पता है कि जो गुड बेस होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी तो होता है। गुड बेस बेस्ट
न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, अ पुअर बेस वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब अगर हम ऑर्डर लिखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबका, फ्लोरीन यानी फ्लोरीन माइनस बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम यहां पर पहले बेसिक नेचर लिख लें, बेसिक नेचर, फिर नीचे लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। F माइनस बहुत ही बढ़िया बेस है Cl माइनस के तुलना में, Br माइनस की तुलना में और I माइनस की तुलना में। ये बेसिक ऑर्डर हुआ। और यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी सेम रहेगा, कॉपी कर देंगे तो सेम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इक्वल टू बेसिसिटी। ठीक है, पीरियड के अलोंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इक्वल टू बेसिसिटी, ग्रुप के अलोंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इक्वल टू बेसिसिटी। ये हो गया। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम ये बताएंगे कि इसमें सॉल्वेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो चीजों को बदल देता है, बदल के रख देता है। लिखते हैं कि सॉल्वेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल अलोंग ग्रुप। और पीरियड में इसका फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसका फर्क कहां पड़ता है, ग्रुप के अलोंग पड़ता है। ठीक है, हम बताते चलें कि सॉल्वेंट दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। एक होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट का तो कोई काम ही नहीं होता है, सिर्फ किसका काम पड़ता है, पोलर सॉल्वेंट का। अब पोलर सॉल्वेंट दो तरह का होगा, एक होगा पोलर प्रोटिक और एक होगा पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब हुआ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पोलर प्रोटिक में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पोलर एप्रोटिक में नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें पोलर प्रोटिक का, तो होगा वाटर, होगा अल्कोहल, होगा COOH ETC। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसलिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। और इसका अगर एग्जाम्पल लिखें DMF, फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, तो सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किस तरह का सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखिएगा, ग्रुप में अगर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, ऐसा सॉल्वेंट आ गया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको हम पोलर प्रोटिक कहते हैं, तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को उल्टा कर देता है। ठीक है, इन ग्रुप if
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट, देन तो यहां पर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी अलग रहेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी नॉट इक्वल टू बेसिसिटी, ऐसा। यानी कि अगर हम बेसिक नेचर बात करें और न्यूक्लियोफिलिक नेचर बात करें तो दोनों का जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर है दोनों अलग अलग होगा। तो बेसिक नेचर पहले हम न्यूक्लियोफिलिक नेचर कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर घटने लगता है, ये याद रखना है आपको। होता क्या है ना कि स्मॉल आयन फिट इनटू द केज का कॉन्सेप्ट आने लगता है। एक स्मॉल से रीजन में निगेटिव पार्ट जाकर के फंस जाता है। बड़ा वाला जो पार्ट होता है वो तो नहीं फंसता है, छोटा वाला जाकर उसमें फंस जाता है। तो बेसिक कैरेक्टर उसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उसका क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो एक मिनट, बेसिक नेचर देखिए, बेसिक नेचर अगर हम बात करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट में, पहले यहाँ हम लिख लें F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। न्यूक्लियोफिलिक पहले क्या था, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। कौन? I माइनस। और F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं था। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, अगर आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हुआ तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, उल्टा हो जाता है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है अब बेसिसिटी का ऑर्डर है, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है। अब रिएक्शन में इसका बहुत ज़्यादा तो काम नहीं होता है, ये जस्ट एक टॉपिक है तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। और ये भी ये स्पेशल केस है, खास करके जब प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा तब। ऐसे तो ग्रुप में पीरियड में जो आपको बताया वो कॉन्सेप्ट है उतना ही रहेगा, लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट जो एक अपना इफेक्ट दिखाता है वो हमने बात करा। ये हमने बात किया रिएजेंट। रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को बेस भी कहते हैं। कब बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, कब बोलते हैं बेस? दोनों में एक कंपटीशन है, एक रेस है, दोनों कहाँ बराबर होता है, नहीं होता है। ये पूरा आइडिया हो गया आपको रिएजेंट का। इतना पढ़ने के बाद एक चीज और आपको जरूरत पड़ेगा रिएक्शन में, जिसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप देखिए बहुत छोटा सा चीज है लेकिन रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग ग्रुप कैसे पहचानेंगे लिविंग ग्रुप? ऐसे तो लिविंग ग्रुप बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको हो जाना चाहिए लिविंग ग्रुप के बारे में। लिव देखिए, लिव का मतलब क्या है, छूटना, मतलब वो कंपाउंड से बाहर निकलेगा, हटेगा। लिव का मतलब होता है हटना। द ग्रुप which is about to live, which is about to live is called LG, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, लिविंग ग्रुप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एंड दे हैव लोन पेयर्स। लिविंग ग्रुप्स आर most electronegative, most electronegative and they must have lone pair, उसके पास लोन पेयर जरूर होगा। तो हम कहते हैं कि हैलोजेंस आर जनरली halogens are living group,
हैलोजेंस आर लिविंग ग्रुप। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप में भी आयोडीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इधर से इधर हम क्या लिखे हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ठीक है, मतलब आयोडीन। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि पुअर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। देखिए, पुअर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, पुअर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, है ना। यानी कि आयोडीन क्या है, आयोडीन है पुअर बेस, आपने जाना है अभी तुरंत। और फ्लोरीन है गुड बेस। ठीक है, तो आयोडीन पुअर बेस है, तो इसलिए ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप। जबकि ये क्या हो जाएगा, वर्स्ट लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये लिविंग ग्रुप के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है। और जिसका कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल होता है, जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, वो क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। द conjugate base having more stable, या सीधे लिखते हैं conjugate base which is more stable are good living group। देखिए, ये भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कई सारे, जैसे OTS, इसको साइल ग्रुप पढ़ते हैं, साइल ग्रुप, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसके बाद N2+, डाइजोनियम इसको हम कहते हैं, डाइजोनियम भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसके बाद OTF, इसको हम ट्राईफ्लेट बोलते हैं। उसके बाद ONF, नोनाफ्लेट कहते हैं। तो ये सब क्या है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज भी हाइड्रोकार्बन में लगा है, वो भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज, पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन्स आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, और इसका एक फीचर्स क्या है कि जब लिविंग ग्रुप हटेगा तो वो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लाता है। व्हेन लिविंग ग्रुप रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, देन निगेटिव चार्ज अपीयर, निगेटिव चार्ज अपीयर ऑन लिविंग ग्रुप। निगेटिव चार्ज होता है किस पर, लिविंग ग्रुप पर। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो यहां जो ये क्लोरीन है, ये क्या हुआ, लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो जब ये हटेगा, तो ध्यान दीजिएगा, लिविंग ग्रुप जब भी हटेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव और जो लिविंग ग्रुप है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। तो आगे का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है रिएजेंट्स, और कितने तरह के रिएजेंट्स हैं, और लिविंग ग्रुप, तो ये सारे चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना है, ताकि रिएक्शन मैकेनिज्म का जो नेक्स्ट आने वाला सिचुएशन है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।